गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पुरातत्व या आर्कियोलॉजी क्या है इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी का अन्य विषयों से क्या संबंध है, या यूँ कहें अन्य विषयों का आर्कियोलॉजी में क्या सहयोग है। आर्कियोलॉजी यूँ तो कला का एक क्षेत्र है, ह्यूमैनिटी का एक क्षेत्र है, परंतु विज्ञान की तमाम शाखाओं की मदद से इसका उद्भव एवं विकास हुआ है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग प्राप्त कर ये अपना मार्गदर्शन करता है। मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी, दर्शन शास्त्र फिलोसफी, वनस्पति शास्त्र बोटनी, जूलॉजी जंतु विज्ञान, न्यूक्लियर फिजिक्स, सैटेलाइट स्टडीज, एग्रीकल्चर और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, इन तमाम विषयों के सहयोग से आर्कियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है और इन विषयों को आर्कियोलॉजी में समाहित किया गया है। यही वजह है कि क्रॉफर्ड महर का मानना है आर्कियोलॉजी इज एन आर्ट which implies scientific technology for its field of study। सर्वप्रथम शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का क्या सहयोग आर्कियोलॉजी में मिलता है, का क्या संबंध है। फिजिक्स के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका सहयोग हम आर्कियोलॉजी में प्राप्त करते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से, पिक्सल फोटोग्राफी के माध्यम से हम उन स्थलों का जो भूमि के गर्भ में दबे हुए हैं हम पता लगाते हैं। यहाँ तक कि विलुप्त हो गई नदियों के चैनल्स के बारे में, नदियों के रूट्स के बारे में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि अधिकांश हम जानते हैं अधिकांश नगर प्राचीन काल में नदियों के किनारे ही बसे थे। एरियल व्यू के द्वारा हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, पिक्सल फोटोग्राफी का हम पिन पॉइंट्स करते हुए बस्ती कितनी बड़ी है, कहाँ तक फैली है, कितनी आबादी रही होगी, ये घरों की जो बस्तियों की कितनी आबादी हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार मॉन्यूमेंट्स के बारे में या सिक्कों के ढेर के बारे में भी हम मेटल डिटेक्टर के माध्यम से हम जानकारी हासिल करते हैं। मेटेलिक इमेजेस, जो धातु के बने हुए मूर्तियां हैं, उनके बारे में भी हम फिजिक्स के सिद्धांतों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, जो फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा भी हम अर्थन मटेरियल्स का हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिक्स के और भी बहुत से सिद्धांत लागू होते हैं, जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो अप्लाई किए जाते हैं आर्कियोलॉजी में, तो फिजिक्स का आर्कियोलॉजी के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र हमें केमिकल एनालिसिस करके प्राचीन वस्तुओं के बारे में, उनके धातुओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देता है। तो किस धातु के बने हुए थे, उसमें कितनी मात्रा किस किस धातु की थी, अगर एलॉय है तो वो किस किस चीज़ का बना है, कांसा का बना है तो कॉपर, जिंक, टीन की कितनी मात्रा बनी है, गोल्ड है तो कितना परसेंटेज गोल्ड प्योर है। इस चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त तांबे की वस्तुएं के बारे में विद्वानों ने सिद्ध किया है कि ये खेतड़ी से
जो तांबा सप्लाई होता था वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक होता था। ये कैसे पता लगा? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज यहाँ के रॉ मटेरियल से पाई गई है, चाल्कोपाइराइट जो धातु जिस अयस्क से बनाया गया था वही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में मिला। तो सिद्ध होता है कि यहाँ से व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से वहाँ जाता था और ये इम्प्योरिटीज होती थी। कार्बन 14 की डेटिंग के द्वारा, जिसका डिसइंटीग्रेशन पीरियड अगर जानते हैं, हाफ लाइफ पीरियड जानते हैं, तो हम उस काल का पता लगा सकते हैं कि जिस काल में ये चीज़ें बनी हैं या वो उससे संबंधित चीज़ें रही हैं। इसी प्रकार पोटेशियम आर्गन डेटिंग के माध्यम से भी हम डेटिंग के द्वारा भी हम तारीख लगभग तय कर लेते हैं। इतना ही नहीं, थर्मोल्यूमिनेसेंस एक टेक्नोलॉजी है जो रसायन शास्त्र के माध्यम से हम इस थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा भी हम डेटिंग सिस्टम जानते हैं। प्राचीन वस्तुओं का प्रिजर्वेशन केमिकल के द्वारा ही किया जाता है। पर्टिकुलर किस जैसे कपड़े के लिए कोई क्या केमिकल यूज होता है, लकड़ियों के बने वस्तु के लिए क्या होगा, ये सारी चीजें अगर हमें पता है तो इसी के माध्यम से हम अपने म्यूजियम्स में एक रिपोजिटरी के रूप में हम अपने एंटिक्विटीज को रख सकते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी का और कोई संबंध प्राचीन पुरावशेष पाए गए हैं, वो फ्लोरा क्या रहा था, फाउना क्या रहा था, यानी वनस्पति क्या रहे होंगे, जंतु क्या रहे, क्या क्या वे प्रयोग करते होंगे, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर ये भी बायोलॉजी बताता है कि उनके द्वारा जो जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं वे पालतू जानवरों की हैं या जंगली जानवरों की, क्योंकि जहाँ बस्तियां बसी हैं वहां पर बहुत सी हड्डियां पाई हैं, मुर्गों की हड्डियां पाई गई हैं, बकरियों की हड्डियां पाई गई हैं। ये भी बतलाता है कि वो मनुष्य की मृत्यु किसी घातक हथियार के द्वारा हुई या पशु की घास हथियार की या नेचुरल डेथ हुई। उनके हड्डियों के माध्यम से ही उनकी लंबाई क्या होगी, उनका क्रेनियल कैपेसिटी क्या होगा, इन चीजों क्रेनियल कैपेसिटी मस्तिष्क क्षमता कितनी होगी, ये हमें जानकारी बायोलॉजी के माध्यम से मिलती है। फिर माइक्रोबियल जो छोटे छोटे जीव पाए गए हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और माइक्रोबायोलॉजी हमें बहुत सी चीजें बतलाता है जो पुरावस्तु से जो जानकारी देते हैं। किसी पेड़ की आयु कितनी थी, पेड़ कब खत्म हुआ और उससे संबंधित जो बस्तियां थी उसका क्या काल होगा, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी कैम्बियम रिंग के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, और ये हमें बायोलॉजी यानी बोटनी साइंस और एग्रीकल्चर साइंस के माध्यम से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। एक अन्य शाखा है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। इस माध्यम से हमें उस काल में जो जिस काल का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या क्लाइमेट रहा होगा, क्या क्लाइमेटिक चेंजेस आए होंगे, अगर उस वक्त पानी था तो कितना था, सूख गया तो क्यों सीखा, ये क्लाइमेटोलॉजी हमें अध्ययन कराता है। नदियों के राह परिवर्तन में क्या कारण होंगे क्लाइमेट का जीवन रहा है, इन सब के बारे में हमें अध्ययन कराता है। और फिर ये भी हमें बतलाता है कि ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल क्या होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि क्लाइमेट का क्या असर पड़ा होगा उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में, ये हम परिस्थिति तंत्र के माध्यम से जानते हैं। मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से मनुष्य के सामाजिक जीवन, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन, मनुष्य के विकास की कहानी हम पढ़ते हैं, और विशेष रूप से प्री हिस्ट्री पीपुल के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी है जो हमें बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई गई, ऑस्ट्रेलोइड, मेडिटेरियन, मंगोलॉइड और अल्पाइन। ये एंथ्रोपोलॉजी जो बतलाता है कि पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में क्या चल रहा है। मध्य पाषाण काल के कंदराव में रहते थे, रॉक शेल्टर्स के नीचे रहते थे,
वो शिकार करते थे, पेंटिंग्स करते थे, पेंटिंग्स दीवारों पर उगाई जाती थी। यह एंथ्रोपोलॉजी हमें बताता है और इसका पुरातत्व में बहुत ज़्यादा महत्व है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हमें पृथ्वी की सतह की मिट्टी के बारे में बताता है, उनके बसावटी क्षेत्र यानी सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बताता है कि ग्रामीण बस्तियाँ थी, कि हैमलेट था यानी कि ढाणियाँ थी, या रूरल था जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में था अर्बन सेटलमेंट। न्यूलिथिक पीरियड का चिरानवी और बुर्जहोम में, ये न्यूलिथिक पीरियड के थे। बुर्जहोम में जो बस्तियां थी वो पहाड़ की बस्तियां थी और वहां पर पिट ड्वेलिंग का हमें प्रमाण मिलता है। न्यूलिथिक पीरियड दक्षिण भारत में की बस्तियां अलग थी, उनके भोजन अलग थे। इन सब के बारे में हमें ज्योग्राफी से बारे में पता लगता है। ज्योग्राफी हमें टोपोलॉजी बताता है। सर्वे करने में जब खुदाई की जाती है तो उसके पहले सर्वे की जाती है, खुदाई की जाती है तो बेंचमार्क निर्धारित किया जाता है कि समुद्र तल से उस स्थल की कितनी ऊंचाई, ये हमें ज्योग्राफी बताता है। इतना ही नहीं, गंटर से, इंजीनियर से, इनके माध्यम से जो सर्वे किया जाता है वो हमें ज्योग्राफी के सहयोग से ही जानकारी मिलती है। जियोलॉजी यानी भूगोल शास्त्र का आर्कियोलॉजी से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। जियोलॉजिकल एरिया के माध्यम से ही हम प्री हिस्टोरिक पीपुल का, प्रागैतिहासिक मानव के बारे में जानते हैं कि क्वार्टरली पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, टर्शियरी पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ था, और होमो सेपियंस की जानकारी हमें जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों के माध्यम से मिलती है। जियोलॉजी में हमें बताता है ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड का, जो हीम और इंटरग्लेशियल पीरियड, यानी कि जब बर्फ पिघलने लगा, धीरे धीरे कुछ कुछ बस्तियां रीस, ओरुम, गुंज, मेंडल, ये चार जो युग थे, ग्लेशियल एज के युग थे, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जियोलॉजी हमें बताता है पैलेलिथिक यानी पाषाण काल के टूल्स कैसे होते थे, जिससे मेजोलिथिक टूल्स, तो मैक्रोलिथिक टूल कैसे थे, न्यूलिथिक पीरियड के नवपाषाणी टूल कैसे थे, मैक्रोलिथिक बहुत छोटे छोटे थे मध्यपाषाण, न्यूपाषाण के टंकित और घर्षित थे, ग्रिंडिंग एंड पॉलिशिंग थी। हैंडेक्स क्लीवर जो था पैलेलिथिक पीरियड के टूल्स बने हुए थे, और किन किन पत्थरों के बने थे ये हमें जियोलॉजी ही बतलाता है। प्लीस्टोसीन एरिया के डिपॉजिट जो है हमें शिवालिक क्षेत्रों में पाए गए। इसी प्रकार पैलेलिथिक पीरियड के जो डिपॉजिट्स हैं हमें मद्रास के क्षेत्र में पाया गया, मैड्रासियन कल्चर जिसे कहा जाता है। ये जियोलॉजिस्ट थे डेटेरा और पैटरसन, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने ही मनुष्य के विकास की जानकारी सबसे प्रथम भारत में दी, और इन्हीं दो क्षेत्रों के बारे में दी। उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों की जानकारी, टूल्स के बारे में जानकारी दी, उनके स्केलेटन्स के बारे में हमें जानकारी दी। 3 एज सिस्टम, त्रिवाष्म युग की जो ज्ञान है हमें जियोलॉजी से मिलता है, आर्कियोलॉजी में। और स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण, जब खुदाई होती है तो एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरा बाद, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे मनुष्य के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में हम सेक्शन में पाते हैं। लेकिन एक निचाई के जाने के बाद में हमें मनुष्य के क्रियाकलापों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सॉइल। नेचुरल सॉइल जियोलॉजी का अध्ययन क्षेत्र है, और जबकि वह क्षेत्र जहां मनुष्य के क्रियाकलापों का और प्रमाण मिलता है वो आर्कियोलॉजी का क्षेत्र है। इसमें लेयरिंग की जाती है, स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, और ये हम जियोलॉजी से लेते हैं। जियोलॉजी हमें बताता है कि स्ट्रेटिफिकेशन के आधार 3 होते हैं, कलर, रंग, कंटेंट्स मतलब सामग्रियां, और कंपैक्टनेस मतलब उनके बीच में क्या क्या दबाव है, कितना कंपैक्ट है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। कितना मिट्टी सख्त है या भुरभुरी है, इसकी जानकारी मिलती है। फिर जियोलॉजी हमें चट्टानों के बारे में बताता है, रॉक्स के बारे में बताता है,
हमें जो कीमती और बेशकीमती पत्थरों के बारे में बताता है, जिस तरह चर्ट, चैल्सिडोनी, एगेट, कार्नेलियन, जैस्पर और अन्य कई प्रकार के पत्थरों का इस हमें जानकारी देता है। तो इस प्रकार जियोलॉजी से हमारा बहुत कुछ लेना देना है आर्कियोलॉजी में, और इन तमाम सब विषयों के बिना आर्कियोलॉजी की पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी कई विषयों के सहयोग से पढ़ी जाती है, और इसके द्वारा हम मनुष्य के क्रियाकलापों के, मनुष्य के विकास के, मनुष्य के एक्टिविटीज़ की जानकारी हम प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार हम एक प्राचीन कालीन इतिहास का निर्माण करते हैं। आज इतना ही।